आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। एक 30 अक्टूबर 1984 देश की राजधानी दिल्ली में उस दिन कुछ ऐसी ही अफरा तफरी मची थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से हर कोई स्तब्ध था। ऐसे नाजुक माहौल में इंदिरा के बेटे राजीव ने देश की कमान संभाली। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance as a Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. जिस वक्त राजीव गांधी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सा शोर उठने लगा। एक ऐसा शोर जिससे इंदिरा की मौत के बाद पसरा सन्नाटा टूटने लगा। खून का बदला खून, सरदार गद्दार है, कुछ ऐसे ही नारों से हिंसा का वो तांडव शुरू हुआ था जिसे शायद कभी कोई याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन जिन्होंने उसे झेला है वो उसे कभी चाह कर भी भुला नहीं पाएंगे। 30 साल पहले यही वो जगह थी, दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल के बीच का चौराहा। उधर एम्स के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर था और बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। भीड़ में हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ में से सिख हटने लगे। ये शाम को बिफोर राजीव गांधी वाज इन कलकत्ता, बिफोर हिज अराइवल ए मीटिंग टुक प्लेस ऑफ द कांग्रेस लीडर वेयर दे सेड के होल डे लेफ्ट, कोई शाउटिंग नहीं हो रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, ये क्या हो गया। तो उन्होंने देन दे इशूड डायरेक्शन एट दैट टाइम कि खून का बदला खून स्लोगन, और ये इनको जो मारो पीटो ये जो पॉलिसी वहाँ से बनी, देन मैसेज वाज सेंट। सो दिस होल स्टार्टेड एट अबाउट 4:30 और 5 PM। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले दोनों बॉडीगार्ड सिख थे। इसी बात पर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सिखों को निशाना बनाया जाने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी इसका शिकार बने। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सुनते ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अपना यमन दौरा बीच में ही छोड़कर देश लौट आए। वो एयरपोर्ट से सीधे एम्स की तरफ जा रहे थे। शाम को 4:45 बजे का वक्त था कि एम्स से कोई 1 किलोमीटर पहले इसी चौराहे पर कमल सिनेमा के पास 20 लोगों का एक गुट जमा था जो सिख विरोधी नारे लगा रहा था। हाथ में मशाल थी, लोहे की छड़ थी कि वहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरा तो उनमें से कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में काफिले की आखिरी कार के कुछ शीशे टूट गए। तरलोचन सिंह उस दिन उसी कार में मौजूद थे। तब वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे। कुछ वहाँ लड़के शाउटिंग कर रहे थे और वो शाउटिंग करते करते सड़क पे खड़े थे। तो एज वी वर क्रॉसिंग आई वाज इन द 4th कार, तो मेरी कार उन्होंने रोक ली। रोक के उन्होंने उस पर कुछ डांगे पत्थर मारे और एज वो कन्वाय चल रहा तो मेरी कार में बर्निंग टार्च फेंक दी। लकीली माई ड्राइवर उसने वो फेंक के स्केट के, तो आई वेंट आउट ऑफ द कन्वाय, केम टू राष्ट्रपति भवन। सो एक बात, दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। सेकंड वाज विच आई वाज टोल्ड कि व्हेन ज्ञानी जी केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, तो जब नीचे उतरे तो उनकी कार को घेर लिया गया और काफ़ी शाउटिंग हुई। तो देन ज्ञानी जी ओन सिक्योरिटी जो साथ होती है उन्होंने उनको क्लियर करके राष्ट्रपति भवन लाया। राष्ट्रपति के एम्स से निकलने के बाद हिंसा की वारदातें एम्स के आसपास के इलाकों में फैलने लगी। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज दिल्ली की पहली घटना औरबिंदो मार्ग पर हुई, जहां एक सिख की मोटरसाइकिल जला दी गई थी। लेकिन इस तरह की कई वारदातें एक साथ कई जगहों पर हो रही थी।
कहीं सिखों को पीटा जा रहा था तो कहीं उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी, कहीं उनके घरों और दुकानों में लूटपाट हो रही थी। ये जो लॉलेसनेस थी और ये जो राइटिंग थी, ये कोई 4 बजे से लेकर आहिस्ता 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 ये बढ़ती एम्स की से आगे चलती गई। इसी बीच राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका था। दिल्ली में हालात ऐसे हो गए थे कि ज्ञानी जैल सिंह के पास मदद के लिए लोगों के फोन आने लगे। तब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया। राजीव जी, दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं। हालात को काबू में रखने के लिए मेरी ये सलाह है कि बिना देरी किए आर्मी को बुला लेना चाहिए। मेरी हालात पर नजर है, अगर पुलिस फोर्स हालात को काबू में नहीं कर पाती तो आर्मी को मदद के लिए बुलाया जाए। ठीक है। Gyani ji was helpless. He says, I have no direct authority. I can only speak to Prime Minister, Home Minister. He tried his best, but he couldn't achieve anything. ज्ञानी जैल सिंह जैसे एक तरीके से बेबस जैसा महसूस करने लगे। यद्यपि राष्ट्रपति हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वो चाहे तो सेना को आज्ञा दे सकता है, परंतु स्थिति शायद ऐसी हो गई थी कि ज्ञानी जैल सिंह भी वो नहीं कर सके और अपनी आंखों के सामने वो हत्याएं होते देखते रहे। राष्ट्रपति बेबस थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा बेबस थे वो सिख जो दिल्ली और देश के दूसरे कई हिस्सों में हिंसा का शिकार बन रहे थे। लेकिन अब तक ये हिंसा सिर्फ मारपीट, लूटपाट और आगजनी तक ही सीमित थी। इससे आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। असली जो कत्लेआम शुरू हुआ 1 नवंबर को सुबह शुरू हुआ। 1 नवंबर को सुबह जैसे कि किसी ने स्विच ऑन कर दी हो, इस तरह से एकदम सारी दिल्ली में ये एक तरह की एक इतने साइज की रॉड्स, सबके हाथों में वो रॉड, सारी दिल्ली में एक इनफ्लेमेबल पाउडर, और एकदम ये सबसे पहले गुरुद्वारे को आग लगाई ताकि कहीं जो गुरुद्वारे में इकट्ठे ना हो जाओ, गुरुद्वारे में बचे नहीं। उसके बाद जाके घरों को धीरे धीरे करना लगा। उसके बाद जहां जहां पे सिख इकट्ठे हुए, सारी दिल्ली में ये पुलिस ने जाके पहले सिखों को हथियार छीने, कहा कि हम आपको बचाएंगे, आप अपने अपने एरिया में चले जाओ। जिस एरिया में उन्होंने अपने हथियार पुलिस को दे दिए, वहां पे सिखों को मार दिया। 31 अक्टूबर को एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई, लेकिन 1 नवंबर से जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बोकारो, इंदौर, मुरैना और ऐसे कई दूसरे शहरों में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया। अगले 3 दिन में देश भर में हजारों सिख मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत थी दिल्ली में। बावजूद इसके कि देश की सरकार अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ दिल्ली में बैठी थी, अकेले दिल्ली में करीब 3000 सिखों की हत्या हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ था 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच की रात, जिसने हजारों सिख परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी? रात को मीटिंग्स की गई, जो एक प्रूफ्स है, विटनेसेस है। रामपाल सरोज जैसे नेताओं के घर में मीटिंग्स हुई, HKL भगत ने मीटिंग्स की गई, और उसके बाद व्हाइट पाउडर उपलब्ध कराया गया। कांग्रेस के लीडर्स ने इलेक्शन जो अपनी वोटर लिस्ट्स होती हैं वो प्रोवाइड की। ये एक सोची समझी साजिश थी सिखों को सबक सिखाने की, जिसके पीछे सरकार थी। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे थे। ये आरोप लगाने वाले कोई 1-2 लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग थे। कितने ही लोगों ने कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं के उस हिंसक भीड़ में शामिल होने का दावा किया। वहां हमारे भाई शीतल सिंह को और हमारे भाई के ससुर, उसको तो घर पे ही मारा है, और जो शीतल सिंह जो था गोंडा चौक के ऊपर HKL भगत ने मरवाया था। HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर,
ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ कितने ही लोग गवाही दे चुके हैं, कुछ अपने बयानों से पलटे भी। नतीजा ये हुआ कि कानून की नजर में अब तक इनमें से किसी पर भी दोष साबित नहीं हुआ है। यही वजह है कि हजारों सिख परिवारों के लिए 30 साल पुराना वो जख्म आज भी उतना ही ताजा है। मेरे आदमी को मेरे सामने जिंदे को जला दिया था, मेरे जेठ को भी तलवार मारी थी, उनकी भी आंतड़ी बाहर निकाल दी थी इन्होंने, और हमारे ऐसे परिवार के हमारे 12 बंदे इन्होंने मार दिए थे, तो हम कैसे भूल जाएं? दर्शन कौर जैसी कितनी ही सिख महिलाओं ने अपनी आंखों के सामने अपने घर के सारे आदमियों को तड़प तड़प कर मरते देखा। ये कहानी किसी एक बस्ती या इलाके की नहीं थी। उन 3 दिनों में पूरी दिल्ली में यही हुआ। पूर्वी दिल्ली में कल्याणपुरी, शाहदरा, पश्चिमी दिल्ली में सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई, दक्षिणी दिल्ली में पालम कॉलोनी और उत्तरी दिल्ली में सब्जी मंडी और कश्मीरी गेट जैसे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सिखों के पूरे पूरे परिवार खत्म कर दिए गए। एक हिंदू नहीं मारा गया था, या शायद एक मारा गया क्योंकि उसने कोई वो सिखों को बचाने की कोशिश कर रखी थी। तो ये दंगा नहीं था, ये पूरी तरह से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शब्द है पोग्रम, हाँ, कत्लेआम। कत्लेआम 1984 में जो हुआ, शायद उसके लिए यही शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं इस वक्त दिल्ली के उस मोहल्ले में खड़ा हूं जहां 1 और 2 नवंबर 1984 को कत्लेआम हुआ था। त्रिलोकपुरी का ब्लॉक नंबर 32। एक घर ऐसा नहीं बचा था जहां कोई सिख पुरुष जिंदा बचा हो। गली में लाशें ऐसे बिछी हुई थीं कि किसी के लिए पूरा पैर रखकर चलना नामुमकिन था। लगभग कोई 250-300 मीटर लंबी गली थी और उसके आसपास छोटे छोटे घर थे 25-25 गज के। तो वो पूरी ही गली में हम अपना जो पैर थे, हम 3 रिपोर्टर थे, मैं इंडियन एक्सप्रेस से था, मेरा एक कोलीग था, एक जनसत्ता के साथ थे। हम तीनों अपने जो पैर थे वो हम ज़मीन पर नहीं रख सकते थे, क्योंकि या तो वहाँ कोई लाश थी या लोगों के अंग थे, किसी की टांग थी, किसी की बाजू थी, किसी का धड़ था। और हमें वो चलने में हम बिल्कुल अपने टोज पे चलना पड़ा हमें, क्योंकि हम अपना उधर चल नहीं सकते थे। राहुल बेदी उन 3 पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले त्रिलोकपुरी में हुई हैवानियत को अपनी आंखों से देखा। हम त्रिलोकपुरी के थाने में गए तो वहाँ देखा हमने कि थाने में हमने पूछा कि क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं जी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब शांति है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। मगर साथ में ही पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस में हमें एक ट्रक देखा, उसमें कोई 3-4 लाशें पड़ी थी और लाशों के ऊपर एक जवान लेटा हुआ था, सिख जवान था। उसका जो पेट था वो पूरा कटा हुआ था और वो काफ़ी घंटों से वहाँ लेटा हुआ, उसमें उसको थोड़ी बहुत होश थी। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा कि हम सब लोगों को त्रिलोकपुरी में उन्होंने मार दिया है और मुझे यहाँ लाया गया है। कल्याणपुरी थाने के अंतर्गत आने वाले त्रिलोकपुरी में ज्यादातर गरीब सिख परिवार रहा करते थे। नानावटी कमीशन में दिए गए हलफनामों के मुताबिक त्रिलोकपुरी में हिंसा की शुरुआत 1 नवंबर की सुबह 10 बजे के करीब हुई। करीब 300 से 400 लोगों की भीड़ पहले ब्लॉक नंबर 36 के गुरुद्वारे के पास इकट्ठा हुई। कुछ ही मिनटों में गुरुद्वारे को आग लगा दी गई। साधु सिंह नाम के व्यक्ति ने नानावटी कमीशन को दिए अपने बयान में कहा है कि उस भीड़ में स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिस वाले भी मौजूद थे। गुरुद्वारे को जलाने के बाद त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 32 की तरफ भीड़ बढ़ी। वहां मौजूद सिख परिवारों ने भीड़ का मुकाबला करने के लिए कृपाण और छोटे हथियार इकट्ठा किए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा देकर उनसे उनके हथियार अपने पास रखवा लिए और उन्हें घर जाने को कहा। ये 2 गलियां त्रिलोकपुरी में ये कत्लेआम चला। लोग आते थे, मारते थे, चले जाते थे अपने घरों में, फिर वापस आते थे, फिर कत्लेआम शुरू करते थे और उनको घेर रखा था उन्होंने। वो ना ही वो भाग सकते थे और ना ही उनके पास कोई हिफाजत थी, क्योंकि उनकी जो भी थोड़ी बहुत है उनके पास असला था या तलवारें थीं या छुरे थे या जो भी था वो पुलिस ने हासिल कर लिया था और उनको कैजुअली ये 72 घंटों में आहिस्ता आहिस्ता उनको मारा।
त्रिलोकपुरी में 190 घरों में आग लगा दी गई। 6 पुरुषों को छोड़कर सारे सिख पुरुषों को मार दिया गया और मारने के बाद केरोसिन डालकर उन्हें जला दिया गया। किसी की बॉडी नहीं मिली हमें, किसी को कुछ नहीं। हमने तो 1 मीटर जो कफन होता है हमने वो भी नहीं डाला किसी के ऊपर। हमें किसी की नहीं मिली, कोई नहीं मिला हमें। तब त्रिलोकपुरी में रहने वाली तीरथ कौर ने अपनी आंखों से अपने परिवार के 7 लोगों को मरते देखा। जैसे आया तो मेरे आदमी को पकड़ा उन्होंने मारने के लिए, तो वो बाहर निकल गए। बाहर निकल गए तो हमें भी धिक्का उक्का दिया, जैसे पकड़ा मारने के लिए। 4-7 बजे तक हंगामा चलता रहा। हम 7 हैं, मेरा देवर था, मेरा जेठ था, मेरा आदमी था, मेरा नंदोई, 7 थे। हमारे 7 ही मार दिए थे, हमारा कोई नहीं बचा था। तीरथ के मुताबिक जब वो बच्चों के साथ वहां से भागने लगी तो दंगाइयों की नजर उनके बच्चों पर पड़ गई। मैंने कहा नहीं, मेरा छोटा बेटा है, बच्चा है, इसको मत मारो, मैं बच्चे को मत मारो। जैसे उन्होंने मारा तो मैंने अपने बेटे को पकड़ के ऐसे लातों में ले लिया। मैंने ऐसे ऊपर ऐसे में झुक गई और मैंने अपना बेटा नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे को बहुत लाठी मारी, सारा मेरा काला हो गया था बदन, पर मैंने अपना बेटा नहीं छोड़ा। 3 दिन तक हमारे बच्चों के मुंह में जैसे खून सा निकल रहा था। 3 नवंबर की दोपहर तक त्रिलोकपुरी में तीरथ कौर की तरह करीब 300 से ज्यादा महिलाएं विधवा हो चुकी थी। यही नहीं, भीड़ में शामिल लोगों पर महिलाओं से बलात्कार के भी आरोप लगे। रिपोर्ट्स तो ज़रूर है उसके बाद कि बहुत रेप्स भी हुए, और ये रेप्स के बारे में जितनी भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी, लगभग 8 या 9 कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी, उन्होंने ये रेप पर, हालांकि ये चर्चा उठी मगर इस पर कुछ उन्होंने एक्शन खास नहीं दिया और उन्होंने इस पर कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आहूजा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में 1234 सिख मारे गए थे, जिनमें से 610 कत्ल सिर्फ कल्याणपुरी में हुए। वहीं पश्चिमी दिल्ली के सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में भी सिखों की सामूहिक हत्याएं हुई। यह है सुल्तानपुरी के ब्लॉक B2 का पार्क। नानावटी कमीशन को दिए हलफनामों के मुताबिक इसी जगह 1 नवंबर 1984 की सुबह 500-600 लोगों की भीड़ जुटी। जतन कौर और सुमेर सिंह के दिए हलफनामे के मुताबिक तो इसी जगह कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने न सिर्फ भीड़ को संबोधित किया बल्कि सिखों पर हमले के लिए उकसाया। यही नारे लगे, सिखों को काटो, मारो, आग लगा दो, और फिर कुछ घंटों बाद सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया। मोती सिंह का हल्फनामा है जिसमें उसके 2 पोते मारे गए। उसने ये सज्जन कुमार को कहते हुए सुना है। सज्जन कुमार कह रहा था, मैं कोट कर रहा हूं, नानावटी कमीशन की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश हुई है, रोशन सिंह और भाग सिंह को जिसने मारा उसको 1-1 हजार रुपया, जो और सिख का कत्ल करेगा मैं 500-500 रुपया दूंगा। 3 दिन 450 कत्ल, यह है सुल्तानपुरी का सच। हम इस वक्त सुल्तानपुरी के ब्लॉक A4 में खड़े हैं। यहां 1 नवंबर की दोपहर हमला शुरू हुआ और 2 नवंबर सुबह 9 बजे तक दंगाई सिखों को मारने, उनके घरों को जलाने में लगे रहे। लगभग पूरा ब्लॉक तबाह हो गया था। लेकिन इसी ब्लॉक के मकान नंबर 165 में पद्मी कौर के घर जो हुआ वो और भी शर्मनाक था। एक लड़की की शादी थी और 2 नवंबर की शादी थी। 1 नवंबर को सारे रिश्तेदार वहां पे पहुंचे हुए थे। 1 नवंबर को मॉब ने आके हमला किया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन को दिए बयान में पद्मी कौर ने कहा, उन्होंने मेरी बेटी को पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ने लगे। मेरे पति ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि उसे छोड़ दें। उन्होंने मेरे पति को मारने की धमकी दी। फिर मेरी बेटी के हाथ पैर तोड़े और उसे उठा ले गए। इसके बाद भीड़ ने मेरे पति और घर में मौजूद दूसरे लोगों को मारना शुरू कर दिया। 9 लोगों को वहां पे, वो लड़की का बाप, उसका चाचा, ताया, मामा, फुफा और उसका भाई, 9 लोगों को वहां पे मार दिया और वो लड़की को उठा के ले गए। और 3 दिन के बाद वो लड़की घर पे वापस आई और जो दुर्दशा उसकी की हुई थी, समझो कि पागल जैसी हो गई थी। अक्सर ये सफाई दी जाती रही है कि 1984 में जो हुआ वो इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया थी, लोगों का गुस्सा था। लेकिन पद्मी कौर की बेटी के साथ जो हुआ या त्रिलोकपुरी की विधवाओं के साथ जो हुआ, वो ऐसे कुछ लोगों का गुस्सा था जो अपनी नेता की हत्या से दुखी थे या दंगाइयों की दरिंदगी थी?
एक बात बड़ी क्लियर है कि दिल्ली के शहरियों ने सिखों को बचाया, इवन नेबर्स हेल्प सिख्स हर जगह। पर ये जो गुंडा लोग थे जिनके हाथ में सब कुछ था, वो कौन दे रहा, कैरोसिन कौन ला रहा था, घर जलाने का मटेरियल कौन दे रहा था। तो ये वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में लोगों को लाया गया और वो महलों में उतारे गए, कई गाड़ियों में आए, कई ट्रकों में आए, और इवन पुलिस हेल्प दें। 1 तारीख को भीड़ आई, पता नहीं कहाँ से इतनी भीड़ आई। उन्होंने आके पहले गुरुद्वारे को हमारे को जला दिया, गुरु ग्रंथ साहब की पावन भीड़ जो हम जिसकी पूजा करते हैं उसकी बेदबी की, और गुरुद्वारा जला दिया। मंगोलपुरी में शायद कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं बचा था जिस पर हमला न हुआ हो, जिसे जलाया न गया हो। अचानक कहीं से भीड़ आती थी, गुरुद्वारे में लूटपाट करती थी और आग लगा देती थी। सवाल यह भी था कि यह भीड़ आखिर आ कहां से रही है। ऐसा कैसे हो रहा था कि पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न पर सिखों पर हमला हो रहा था। एक जलता हुआ टायर, मिट्टी का तेल, सफेद पाउडर, कुछ 100 लोगों की भीड़, आखिर यह सब आ कहां से रहा था। उसमें बकायदा मैं जो कह रहा हूं, रोहतक से ट्रेन लगाई गई, कातिलों को जेल से छोड़ के भिजवाया गया, हरियाणा रोडवेज की बसें लगाई गई, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस लगाई गई, ड्राइवरों की ड्यूटियां बांटी गई, और जो तेल के डिपो वाले मालिक थे जिनको ठेके दे रखे थे, तेल का डिपो उस समय मिट्टी का तेल होता था, उनसे कहा गया कि आपको मिट्टी का तेल प्रोवाइड कराना है। पुलिस को कहा गया कि आपको जहां अगर कोई विरोध हो वहां जाना है, अदरवाइज आपको एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। पत्रकार जर्नैल सिंह जिस ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में नानावटी कमीशन में दिए गए हलफनामों में भी बताया गया है। उस वक्त नांगलोई की जेजे कॉलोनी में रहने वाली बिशन कौर ने अपने हलफनामे में लिखा है, हमले की घटनाओं के बाद गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब ने लाउडस्पीकर पर सिखों को गुरुद्वारे में इकट्ठे होने के लिए कहा। इसके बाद लगभग सभी सिख गुरुद्वारे में इकट्ठे हो गए। भीड़ ने उस गुरुद्वारे पर हमला कर दिया, लेकिन सिखों ने भीड़ को गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया। उसी दिन करीब 12 बजे रोहतक की तरफ से एक ट्रेन आई जिसमें से सैकड़ों लोग उतरे। उनके हाथ में लोहे की रॉड थी और साथ में एक सफेद केमिकल। इन लोगों ने सिखों के घरों पर वो सफेद केमिकल फेंककर आग लगाना शुरू कर दिया। इस तरह बिशन कौर के पति समेत नांगलोई में कुल 122 सिख मारे गए। उन्नीस 1984 के उन 3 दिनों में दिल्ली में जो हुआ उससे पुलिस की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। जितनी भी वारदातें हुई, चाहे वो टैक्सी और ट्रक जलाने की घटनाएं हों या फिर घरों और गुरुद्वारों को जलाने के मामले, पुलिस हर जगह मौजूद थी, लेकिन सिर्फ मूक दर्शक की तरह। बल्कि ज्यादातर मामलों में तो पुलिस पर दंगाइयों के साथ शामिल होने के आरोप लगे। पुलिस यहीं आपके निकट आश्रम में यह भड़का रही थी कि सिखों ने हिंदुओं की ट्रेन काट के पंजाब से भेजी है, उन्होंने जहर मिला दिया है पानी में। इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम पुलिस कर रही थी। तो एक तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा था ताकि सिखों का जेनोसाइड किया जा सके। निर्प्रीत कौर तब 16 साल की थी। दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई करने वाली निर्प्रीत 1984 में पालम के राजनगर में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। लेकिन 2 नवंबर 1984 को जो हुआ उससे निर्प्रीत का भरोसा ऐसा टूटा कि वो उग्रवादियों के साथ जुड़ने को मजबूर हो गई। निर्प्रीत के गुस्से की वजह भी दंगाइयों से ज्यादा वो पुलिस है जिसने उनके पिता के साथ धोखा किया। पुलिस के कहने पे मेरे फादर साहब गए कॉम्प्रोमाइज के लिए और पुलिस ने इंस्पेक्टर कौशिक नाम का बंदा जिसने माचिस दी, जिससे मेरे फादर साहब को जिंदा जलाया। जब मैं वापस आई हूँ, जब मेरे फादर साहब जल गए, मैं दौड़ के घर की तरफ आई हूँ और मैंने देखा कि मेरी मदर बेहोश पड़ी है और हमारे घर में पुलिस खड़ी और हमारे घर को आग लगी हुई है। ये पुलिस का रोल है। निर्प्रीत जिस राजनगर में रहती थी वहां सिखों के 250 से 300 परिवार थे। जब सिखों पर हमले शुरू हुए तो इनमें से ज्यादातर लोग निर्प्रीत के घर पर इकट्ठा हो गए। ये लोग डटकर दंगाइयों का मुकाबला करने लगे।
इसी वजह से भीड़ ने पुलिस की मदद से निर्प्रीत के पिता निर्मल सिंह को निशाना बनाया। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने फादर साहब को जिंदा जलते हुए देखा। 3 बार मेरे फादर साहब ने बचने की कोशिश किया, नाले में गिरे हैं और उन्होंने उठा के उनको फिर बाद में लाठियां मारी हैं, रॉड सरियों से मार के। 4 घंटे मेरे फादर साहब ने, हमने 4 घंटे अपनी हिफाजत किया। 4 घंटे बाद ये धोखे से ले जाके इन्होंने आगे मेरे फादर को मॉब के आगे बलवान खोकर, जो सज्जन कुमार का भांजा, उसने दिया। निर्प्रीत कौर ने पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। सज्जन कुमार समेत 6 लोगों पर दिल्ली कैंट में 5 सिखों की हत्या का मामला दर्ज हुआ, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बाकी 5 को दोषी मानते हुए सज्जन कुमार को इसमें बरी कर दिया। राजनगर, सागरपुर, महावीर एन्क्लेव और द्वारकापुरी, दिल्ली कैंट के ये वो इलाके थे जहां सिख विरोधी हिंसा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। लोग जब पुलिस में, थाने में अपनी शिकायत दर्ज करने आते, मदद मांगने आते, तो उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। आहूजा कमेटी के मुताबिक दिल्ली कैंट में 341 सिखों की हत्या हुई और एफआईआर दर्ज हुई सिर्फ 5। 3-4 दिन तो अबाध रूप से ये दंगे चलते रहे, सिखों की हत्याएं होती रही, सेना नहीं बुलाई गई, पुलिस को बिल्कुल निशस्त्र कर दिया गया। पुलिस तो दंगाइयों के एक तरीके से साथ जुड़ गई और पुलिस बार बार निकलती थी, सिखों के घर जलाए जा रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी और पुलिस का रोल ये था कि पुलिस उन दंगाइयों से कहती थी जो करना है जल्दी कर लो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। क्या पुलिस हिंसा के शिकार लोगों की मदद इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उस पर ऊपर से दबाव था? सब्जी मंडी पुलिस थाने की कहानी तो यही कहती है। 31 अक्टूबर 1984 को इस थाने के एसएचओ थे गुरमेल सिंह, वो सिख थे। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी सब डिवीजन के एसीपी केवल सिंह, वो भी सिख थे। ये दिल्ली का पहला थाना था जब 31 अक्टूबर को हिंसा की घटनाएं शुरू ही हुई थी। ये पहला थाना था जहां पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ही घंटों बाद दोनों पुलिस वालों को यहां से हटा दिया गया। 1990 में कुसुमलता मित्तल की जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उन दोनों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो स्थिति पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद 1 नवंबर 1984 से यहां भी वही सब कुछ हुआ जो दिल्ली में बाकी जगह हो रहा था। हम 13 परिवार थे, गली एक थी, एक तरफ से बंद थी, ऊपर से हजूम आया, हम भाग के नीचे आए हैं, ऊपर से पथराव हुआ और साथ में आग डाल के उन्होंने आग लगा दी। ठीक है ना, मैं छत पे था, मैं परली तरफ कूद गया। बाकी जो मेरे भाई और मेरे फादर या और रिश्तेदार थे, 13 फैमिलियां थी, 13 की 13 वहीं के वहीं उन्होंने दबोच के मार डाली। उन 3 दिनों में सिखों के परिवार खत्म किए जा रहे थे और उन हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा था जो सिख परिवारों की मदद कर रहे थे। एक भी जगह दिल्ली में ऐसी नहीं थी जहां पे कोई सिख अपने आप को सेफ समझे। एक भी जगह दिल्ली में कोई भी छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ये हालत थी। मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं। मैं साउथ एक्सटेंशन में था, मेरे घर के ऊपर अटैक हुआ और जब हमने वहां से शिफ्ट करना था, वहां पे बाई चांस फॉर्चुनेटली लैंडलॉर्ड ने हमें शेल्टर दी और वहां पे आर्मी पहुंच गई। ये 2 नवंबर शाम की बात है। और जब हम वहां से निकल के वो लैंडलॉर्ड का जो लड़का था वो हमें एम्स के कैंपस में ले गया। उसकी बहन वहाँ पे डॉक्टर थी, तो वहाँ पे उन्होंने हमें कहा आप यहाँ पे भी सेफ नहीं हो, आप यहाँ से निकल जाओ। मेरा एक दोस्त था कैप्टन गैरे इंडियन एयरलाइन में, उनको मैंने फ़ोन किया, वो आए, आके मुझे वहाँ से निकाल के लेके गए, साकेत अपने घर पे लेके गए। साकेत में उन्होंने अपने घर पे जाके मुझे 2 दिन के लिए छिपा के रखा, नौकरों को भी पता तक नहीं होने दिया कि हमारे घर में कोई सरदार है। ये दिल्ली का हालत थी। एक भी जगह कोई ऐसी नहीं मिल रही थी जहाँ पे कोई सेफ हो। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी सिर्फ आग और धुएं का गुबार दिख रहा था। अपनी तस्वीरों के जरिए 1984 का सच सामने लाने वाले फोटोग्राफर अशोक वाही कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ देखा वो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुझे एकदम से खबर मिली कि सारा क्राउड प्लेस जो है जल रहा है। ये देखिए, ये सब ऑफिस
और दुकानें जो हैं सरदार लोगों की। ये बाबा खड़क सिंह मार्ग पे एक सरदार जी स्कूटर चला रहे थे, उसको इसके अंदर जिंदा जला दिया गया। इतने में मेरे को खबर मिली कि नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन आई है, उसके अंदर लाशें हैं। मैं एकदम से नई दिल्ली स्टेशन गया, गाड़ी खड़ी है और एक ट्रॉली के ऊपर 3-4 सरदारों की लाशें पड़ी हुई हैं और वो ट्रॉली को खींच के उनको लेके जा रहे हैं। उन 3 दिनों में अगर गरीब सिख बस्तियों को पूरी तरह तबाह किया गया तो तथाकथित वीआईपी इलाके भी बहुत सुरक्षित नहीं थे। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी आंखों से खान मार्केट में दंगाइयों को पुलिस की मौजूदगी में आगजनी और लूटपाट करते देखा। इसके बाद उन्होंने अगली 2 रातें स्वीडिश एम्बेसी में रहकर गुजारी। खास हो या आम, 84 के उन 3 दिनों में शायद ही ऐसा कोई सिख परिवार था जो उस हिंसा का शिकार न हुआ हो। ग्रुप कैप्टन मनमोहन वीर सिंह तलवार एयरफोर्स में थे। 1971 में पाकिस्तान की जंग में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया देश ने। लेकिन शर्म की बात यह कि दंगाइयों ने ऐसे वीर को भी निशाना बनाने की कोशिश की क्योंकि वो सिख थे। 1984 में ग्रुप कैप्टन मनमोहन वीर सिंह तलवार अपने परिवार के साथ पटेल नगर के इसी मकान में रहते थे। उनके घर के ऊपर अटैक हुआ। जब उनके घर के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किए, कोई पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आई। जब उनके घर को आग लगा दी तो उन्होंने अपने घर में से फायरिंग शुरू की, मॉब को अपने घर से दूर हटाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए। मगर वहाँ पे जब पुलिस शाम को पहुँची, वहाँ पे पुलिस कमिश्नर पहुँचा, वहाँ पे आर्मी पहुँची। इन्होंने मोहनवीर सिंह तलवार की गन सीज करके उसको उसके घर से अरेस्ट किया। मॉब में से एक आदमी को नहीं पकड़ा। मॉब वहां पे खड़ा है। नानावती कमिश्नर में जब वो एसएचओ पटेल नगर का आया तो मैंने उससे पूछा कि आपने मॉब में से किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? कहता वी वर आउट नंबर, मॉब बहुत ज्यादा था, हम कम थे। चौरासी के वो 3 दिन दिल्ली के ज्यादातर सिख परिवारों पर कहर बनकर टूटे। हिंसक भीड़ उन्हें मारने पर आमादा थी और पुलिस उस भीड़ की मदद कर रही थी। लेकिन 3 नवंबर को इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के साथ ही ये हिंसा थम गई। आर्मी जाके इफेक्टिव की गई 3 नवंबर को और 3 नवंबर को एकदम जो वायलेंस खत्म हुई। 1 नवंबर को शुरू हुई थी जैसे किसी ने स्विच ऑन किया हो। 3 नवंबर को दोपहर के बाद एकदम वायलेंस खत्म जैसे किसी ने स्विच को बंद कर दिया हो। तब इन्होंने जाके आर्मी को इफेक्टिव किया, तब पुलिस इफेक्टिव हुई। उसको करने के लिए जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि 72 घंटे इन्होंने दिए थे ये मॉबस्टर्स को, मॉब को, ये सिखों को सबक सिखाने के लिए। और जब वो 3 नवंबर को पूरे हुए तो वो बंद कर दिया गया। सिख विरोधी हिंसा में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए कपूर मित्तल कमेटी बनाई गई। 1990 में इस कमेटी ने 6 आईपीएस अफसरों समेत 72 पुलिस वालों पर कार्रवाई की सिफारिश की। लेकिन इनमें से कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर पुलिस वालों को प्रमोशन मिलता रहा और कुछ तो सम्मान के साथ रिटायर हो गए। पुलिस के रवैये की वजह से हजारों बेगुनाह मारे गए और गुनहगार बच गए। न दोषी पुलिस वाले पकड़े गए, न उन नेताओं को सजा मिली जिनके इशारे पर सब हुआ, न वो लोग जिन्होंने खुद हत्याओं को अंजाम दिया। 2733 सिखों की हत्या के मामले में अब तक सिर्फ 49 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। ज्यादातर केस सबूतों के अभाव में बंद कर दिए गए। इस सब की वजह है कि उन 3 दिनों में दिल्ली के 76 पुलिस थानों में से ज्यादातर में कोई एफआईआर ही नहीं दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करनी भी पड़ी तो यह कर दिया कि भीड़ ने 2 लाइन की एफआईआर मैं दिखा सकता हूं कि भीड़ ने 300 लोगों का यहां कत्ल किया, एफआईआर खत्म। कौन लीड कर रहा था, किसने मारा, कौन मारने वाले थे, कौन नेता उसमें शामिल थे, कोई तफ्तीश ही नहीं है। क्या इस 2 लाइन की एफआईआर के ऊपर कभी भी केस कहीं प्रूव हो सकता है?
उन 3 दिनों में जो हुआ उसने राजीव गांधी सरकार को शुरू में ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन हिंसा थमने के कुछ दिन बाद ही राजीव गांधी ने दिल्ली के बोट क्लब में जो बयान दिया वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। जब कोई बड़ा और भारी भरकम पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती तो है ही। यानी ये कहकर सिखों के विरुद्ध जो लोगों का आक्रोश जागृत हुआ था उसको जैसे उन्होंने न्याय संगत ठहरा दिया। एक बड़े पेड़ के गिरने से जैसे हजारों लोग उसमें मारे गए, स्थान पर सिखों की हत्याएं हुई और बड़ी बुरी तरह से, बड़ी क्रूरतम ढंग से उनकी हत्याएं की गई। 3 कमीशन और 7 कमेटियों ने 1984 की सिख विरोधी हिंसा की जांच की। सब ने माना कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। इसी साल सिख विरोधी हिंसा की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा भी की गई। लेकिन इतने सब के बावजूद हिंसा के शिकार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।